आदरणीय मंच और सम्मानित श्रोतागण, आज इस वक्त इस सभागार में इस मंच पर बैठते वक्त मैं बहुत भावुक हूँ और मेरी भावुकता का कारण वे सूर्यवाला हैं जिन्हें पढ़ पढ़कर हम लोग बड़े हुए। आज हिंदी की उस शिखर कथाकार के साथ मंच को शेयर करते वक्त मैं बहुत भावुक हूँ। इसलिए भी भावुक हूँ कि उनसे हमने लिखने की तमीज़ सीखी, उनसे हमने सीखा कि किस तरीके से सतत रचनारत रहा जा सकता है। और मेरी भावुकता का कारण यह भी है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती की जन्मशती इस समारोह में मुझे जोड़ने के लिए अदिति माहेश्वरी और अरुण माहेश्वरी का मैं आभारी हूँ। डॉक्टर भारती यदि मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं आज भी दिल्ली और ग्वालियर की तंग अंधेरी गलियों में भटक रहा होता। एक झटके में उस बड़े संपादक ने दिल्ली के सरता मुक्ता से उठाकर मुझे धर्मयुग के जगमग मंच पर खड़ा कर दिया था। वे डॉक्टर भारती ही थे जिन्होंने मुझे धर्मयुग से जोड़कर मेरे जीवन की दशा और दिशा बदल दी। आज उस बड़े लेखक, बड़े संपादक को याद करते वक्त, इस समारोह से जुड़ते वक्त मेरी आंखें नम हैं और गला रुंधा हुआ है। आज सूर्यवाला जी की जिस किताब का लोकार्पण समारोह इस सभागार में है, उस किताब को मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ। किताब अभी मिली है लेकिन मैं उसका स्पाइरल बाइंडिंग करके पढ़ चुका हूँ और एक अद्भुत किस्म की किताब है। ठीक उसी तरीके से जैसे वे कहानियाँ रचती हैं, वे उपन्यास रचती हैं। इस किताब में कुल 18 संस्मरण हैं। मन्नू भंडारी हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, भीष्म शाहानी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, शरद जोशी हैं, कमलेश्वर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, शंकर दयाल सिंह हैं और मन और दिल को बहुत देर तक झंकृत करने वाली जिज्जी पर 2 संस्मरण हैं। बड़ी अम्मा पर संस्मरण है और जिज्जी का संस्मरण पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने अपने अतीत में उतर गए हैं। अपने अपने घर की जिज्जी और बड़ी बहन हमें याद आती हैं और जिस शिद्दत के साथ सूर्यवाला जी अपनी बड़ी बहन को, जिज्जी को याद करती हैं और कहती हैं कि वे मेरा सूरज थी, मैं उनकी रोशनी में समृद्ध होती थी, तो हमें वो 6 साल छोटी हैं अपनी जिज्जी से, लेकिन जिस शिद्दत से उन्होंने वर्णन किया है, दृश्य चित्र ऐसा है कि लगता है कि सामने हमारे वो कुछ घट रहा है कि किस तरीके से वो मतलब सौहार्दता का, समृद्धता का, अपनत्व का, भावुकता का प्रतीक थी। मैं उस आदमी की मदद कर देती थी जिसके बारे में तय था, उसे 1 लाख रुपए निकाल के दे देती थी, जिसके बारे में तय था कि ये पैसा कभी नहीं आएगा, लेकिन जिज्जी का ये यकीन था कि ये पैसा लौटेगा और वो पैसा लौटा। घर के मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करती थी, उनकी फ़ीस देती थी, उन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी। वो अपने कॉलेज में वो गणतंत्र दिवस आयोजित करती थी, 15 अगस्त आयोजित करती थी, कॉलेज में लोकप्रिय थी। तो ये संस्मरण इतने अंदर तक उतर जाता है कि मतलब शब्द ही नहीं है, भावुकता का चरम। और वो चरम जब शब्दों पर उतरता है तो ऐसा लगता है कि वो जिज्जी हमारे सामने घूम रही हैं। ये सूर्यवाला की ही रचनात्मकता का ताप है कि वो ऐसे दृश्य, ऐसे बिंब उपस्थित करती हैं कि बहुत देर तक लगता है कि हम किस दुनिया में आ गए हैं। मन्नू भंडारी पर एक संस्मरण है जो बहुत ही भावुक करता है कि अचानक सूर्यवाला जी के पास फ़ोन आता है कि मैं मन्नू बोल रही हूँ, तुम्हारे घर आ रही हूँ। वो एक झटके में समझ नहीं पाती क्या हुआ और थोड़ी देर बाद देखते हैं
कि वो रसगुल्ले का डिब्बा लेके सुरवाला जी के घर पे आई हुई हैं। ये वो दौर था जब मन्नू भंडारी जैसी कालजयी लेखिका अपने पति राजेंद्र यादव से अलग होने की प्रक्रिया और उसकी जद्दोजहद में वे बम्बई में थीं, लेकिन उनकी बातचीत और उनके आत्मसंयम का एक प्रतीक था कि उनकी जितनी देर तक वो सुरवाला जी के उसमें रही उतनी देर तक उन्होंने उस सारे प्रसंग का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। ये है बड़े लेखिका की ताकत। बड़ी लेखिका मन्नू भंडारी, बड़ी लेखिका सूर्यबाला। और इसके पहले जब वो उज्जैन के प्रेमचंद पीठ की अध्यक्ष थीं, प्रेमचंद प्रभाकर श्रोत्री मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के सचिव थे, तब कथा कुंभ का उन्होंने आयोजन किया था और देश भर की लेखिकाओं को बुलाया था। और उस कथा कुंभ का जो लेटर था वो फ़ोन वगैरह नहीं, उनके हाथ से लिखा हुआ आमंत्रण था कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ। और कथा कुंभ में जब सूर्यबाला जी गई तो वो पहली बार कृष्णा सोपती से मिली उस आयोजन में, पहली बार वो मृदुला गर्ग से मिली और पहली बार वो राजी सेठ से मिली। तो वो ये बहुत सामान्य सी घटना लगती है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ उन्होंने मन्नू भंडारी और उनकी उसका जिक्र किया है वो अद्भुत है। डॉक्टर धर्मवीर भारती पर 3 संस्मरण हैं जो किसी को भी रुला सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का बहुत लोगों से, बहुत लेखकों से बहुत आत्मीय संबंध रहा। वो मेरे संपादक रहे। मैं उनकी नियुक्ति वाला धर्मयुग में अंतिम उपसंपादक था। सूरवाला जी ने जिस तरीके से भारती जी के बारे में लिखा है और जो अंतिम अलविदा के पहले वाला है उसमें तो मतलब आप ना रोएं ये संभव ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है और वो लिखती हैं कि मेरी रचनात्मकता, डॉक्टर धर्मवीर भारती मेरी रचनात्मकता की गंगोत्री भी हैं और चारों धाम भी। वे लिखती हैं कि उनके साथ स्वर्गीय और दिवंगत शब्द जब भी मैं सोचती या लिखती हूँ तो आँच आती है मन में। मैं उनके बारे में ये सब लिख ही नहीं सकती। ये सब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि भारती जी और उनके बारे में जब वो लिखती हैं तो ऐसा लगता है कि सामने दृश्य हमारे घट रहा है। जैसे पहले वो लिखती हैं कि जब मैं सहमी सच्चाई उनकी उपन्यास मेरे संधिपत धर्मयुग में सीरियलाइज हुआ था और वो सरल जी को दे आई थी, लेकिन दूसरी बार जब लाल साहब के साथ वो मिलने गई तो बहुत सच्चा रही थी कि इतना बड़ा संपादक, कितना बड़ा वो, लेकिन डॉक्टर साहब के व्यवहार ने एक झटके में उनको सहज कर दिया। डॉक्टर साहब ने जब कहा कि आपका उपन्यास मेरे संधि पत्र मैंने पढ़ा, इसका यदि तीसरा खंड आप कुछ और निखार दें तो बहुत अच्छा लगेगा। सूरवाला जी ने कहा कि यदि तब भी आपको पसंद नहीं आया तो डॉक्टर साहब ने तपाक से कहा तब हम वैसा ही इसको छाप देंगे। और वो एकदम अवाक रह गई। इसके बाद जब मेरे संधि पत्र छपा तो उसका मतलब सूर्यबाला जी की, जहाँ तक मुझे लगता है, रचना यात्रा का वो इतना बड़ा पड़ाव था, वो इतना लोकप्रिय हुआ। 3 महीने तक तो उस पर लगातार वो छपते रहे पत्र, बहुत चर्चित रहा। और आज भी उनकी रचना यात्रा में मेरे संधि पत्र का बहुत बड़ी भूमिका रही है और बहुत लोकप्रिय उपन्यास है। इसी तरह मोहन राकेश की एक मशहूर कहानी है उसकी रोटी पे फिल्म भी बनी थी और सूरवाला जी उस फिल्म को देखने गई और उसके बाद जब उन्होंने उसकी रोटी पर एक व्यंग लिखा मैं बैठे थाले में, तो उस पर व्यंग लिखा तो वो धर्मयुग में बैठे थाले में छपा। और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब धर्मयुग का फिल्म विशेषांक निकल रहा था तो भारती जी का लेटर आता है, उस पर लिखा रहता है कि धर्मयुग का अगला अंक फिल्म विशेषांक होगा और आपको लेख लिखना है समांतर सिनेमा उतरता हुआ जादू। ये एक बड़े संपादक की समझ, सोच, वैचारिकता थी
और जो अलविदा वाला वो संस्मरण लिखा है, और उसके बीच में उन्होंने एक कहानी आखिरी विदा धर्मयुग में भेजी, तो पुष्पा जी का फ़ोन आया, शूरवाला तुमने तो रुला दिया, क्योंकि पुत्र के विदेश जाने की जो विदा थी उस पर वो कहानी थी। और शायद पता नहीं मेरे को, लेकिन हो सकता है कि किंसुक भी उन्हीं दोनों विदेश गए हों। तो वो जिस तरीके से पुष्पा जी ने फ़ोन किया तो भारती जी ने फ़ोन लपक लिया और उन्होंने कहा कि बेहतरीन कहानी है और आपकी रचना यात्रा में जो निरंतर निखार आ रहा है यह मुझे बहुत सुकून देता है। ये एक बड़े संपादक, एक बड़े रचनाकार, एक बड़े कद के संपादक का वो है। वहाँ की उनके घर पे, डॉक्टर साहब के घर पे जो महफिलें सजती थी, जो गोष्ठियाँ होती थी, तो जब शिवानी जी आई हुई थी तो सुरवाला जी को आमंत्रण आया कि मेरे घर पे एक गेट टुगेदर है, आप आइए। तो जब सुरवाला जी ने दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ कुंवर नारायण बैठे थे, जावेद अख्तर बैठे थे, पद्मा सचदेव बैठी थी, बसंत देव बैठे थे, दीप्ति नवल बैठी थी, शिवानी जी थी, गुलजार साहब थे। तो ये इतना बड़ा सारा दृश्य उन्होंने किया है। दूसरा इसमें एक संस्मरण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कमलेश्वर जी का। कमलेश्वर मेरे गुरु रहे हैं। हरीश कुमार पाठक दीगर को उन्होंने हरीश पाठक बनाया और मेरी 3 कहानियाँ उन्होंने वापस की, और चौथी कहानी माई बाप जब उन्होंने स्वीकृत की तो उस पर लिखा था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की प्रतीक कथा। और उसके साथ ही मेरे पास छिंदवाड़ा में लेखक सम्मेलन का निमंत्रण आया और वहाँ मैं गया। इसी तरह सुरवाला जी ने लिखा हुआ है कि जब उन्होंने सुजैन नाथ मिश्र निरुण की कोई कहानी पढ़ी और उस पर उन्होंने एक यादों की चैन में बरसात की रात का एक लॉकेट करके भेजा, तो कमलेश्वर जी का पत्र उनके पास आया और मैं लिखा कि कुछ और पढ़ने के लिए भेजिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद सुरवाला जी ने जब उनको भेजा कहानी, तो उनकी पहली कहानी थी जिज्जी उसमें छपी सारिका में, और उसके बाद गौरा गुणवंती के बाद तो तब तक तो सुरवाला जी बड़ी लेखिका बनी गई थी। लेकिन कमलेश्वर जी का जो अंदाज था, मुझे पढ़ने के लिए भेजिए, छपने के लिए नहीं। और उसके साथ ही जो एक दृश्य जो कमलेश्वर की पहचान था, वो दृश्य इसलिए भी कि उस दृश्य को मैंने कई बार देखा है कि जब सुरवाला जी अलीगढ़ थीं और कमलेश्वर जी अलीगढ़ आए और कंवरपाल सिंह, केपी सिंह, जिन्हें आधा गांव राजा साहब ने समर्पित किया है, उनके घर की छत पर मीटिंग थी। जब सुरवाला जी लाल साहब के साथ वहाँ गई तो छत की मुड़ेर पर तमाम सारे लेखक अपनी अपनी पांडुलिपि लेके कमलेश्वर का इंतजार कर रहे थे, और कोई कमलेश्वर थे जो सबसे मिले और देर तक मिले। अंत में यह है कि ये एक बेहतरीन किताब है, ये संस्मरण की ऐसी किताब है, यादों के ऐसे शिलालेख हैं जिसमें सुरवाला जी ने पथ, पथिक और पाथे तीनों को जगमग कर दिया है। ये किताब देर तक और दिनों तक याद रहेगी। मेरी हरि मृदुल जी से प्रार्थना है कि वो अब यहाँ आएँ और मंच भी संभालें। अपनी बात तो करें ही, मंच भी संभालें इसके बाद से। आइए आइए। आप सबका अभिवादन। मंच में सारे विद्वानों को मेरा प्रणाम। बहुत अरसे बाद, बहुत उम्मीद हम कई लंबे समय से कर रहे थे कि वाणी का ऐसा एक आयोजन हो, और इस बार हो गया। अरुण जी, बहुत धन्यवाद आपको। हरीश जी ने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें बता दी हैं। सूरीवाला जी बड़ी लेखिका हैं। जब बड़ी लेखिका या बड़ा लेखक किसी भी विधा में
कलम चलाता है तो रचना बहुत मूल्यवान होती है। ये संस्मरण, सारे संस्मरण मैंने भी पढ़े हैं। अपना निजित शिल्प शैली और सबसे बड़ी बात यह है जो आत्मीयता और कृतज्ञता इन संस्मरणों में हमें दिखती है, वह संस्मरण विधा को एक कदम आगे ले जाती है। सूर्यबाला जी के एक महत्वपूर्ण बात यह कि आज धर्मवीर भारती जी पर ये आयोजन है, उनके निमित्त, उनके बहाने आयोजन हो रहा है। इस पुस्तक में भारती जी पर सबसे मूल्यवान सामग्री है जो कि भारती जी को समग्रता से, उनके पूरे व्यक्तित्व को सामने रखती है। भारती जी के बारे में बहुत सारे मिथ बने हुए हैं, अभी बहुत सारे टूटने हैं, बहुत सारे टूट चुके हैं। उन्होंने भारती जी पर लिखा, उनके व्यक्तित्व पर उन्होंने लिखा, जो कि कुछ पंक्तियां जो भारती जी के बारे में वो उनकी छवि को सही परिप्रेक्ष्य में रखती हैं। एक एक शब्द सुस्पष्ट तरीके से तराशा हुआ होता था उनका। वाक्य की बनावट से लेकर लहजा तक गजब के आत्मविश्वास और इत्मीनान से भरपूर की सुनने वाले के भीतर शिलालेख की तरह खुदता चला जाए। भारती जी का जो व्यक्तित्व था, उनके बारे में बहुत सारे लोगों का मानना है कि बहुत कठोर थे। कई बार तो तमाम सीमाएं पार कर जाते थे, तमाम बड़े बड़े लोगों को घंटों इंतजार करवाते थे। लेकिन ये एक अर्ध सत्य था, जैसा कि मेरे संधि पत्र, जब उपन्यास की पांडुलिपि सूर्यबाला जी ने उनको दे के चली गई, उनसे मिली नहीं, लेकिन बाद में जब मुलाकात हुई तो उन्होंने जिस तरह से भी बता दिया गया है कि उन्होंने न केवल उसको स्वीकार किया बल्कि उसको धारावाहिक प्रकाशित भी किया। तो ये संस्मरणों में कमलेश्वर जी पर संस्मरण है, मोहन गुप्त जी पर है, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी पर है, शरद जोशी पर है, विष्णु प्रभाकर जी पर है। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखूंगा आपके सामने। इन संस्मरणों से कुछ चीज़ें हमें मालूम हुई, जैसे कि विष्णु प्रभाकर जी 7-8 घंटे रोज लिखते थे, प्रतिदिन लिखते थे। उन्होंने एक पत्र में सूर्यबाला जी को लिखा भी कि आप लिखना मत छोड़ना, और आप कितने घंटे लिखती हैं, उनसे सवाल किया। उसी तरह शरद जोशी जी के बारे में ये जानकारी हमें मिलती है इस कृति से कि शरद जोशी जब बेटियों की शादी के दिन तक, वह सुबह वो व्यंग आलेख लिखा उन्होंने, मतलब शाम को बेटी की शादी है और सुबह उन्होंने व्यंग्य आलेख लिख के पूरा किया। इस तरह उनकी जो प्रतिबद्धता थी, इरफाना जी से जो संबंध थे, तो ये जो संस्मरण है ये हमें उन चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जो लोगों को बहुत कम मालूम है। एक बहुत मज़ेदार घटना है शरद जोशी जी के बारे में कि वह फ्रिज खरीदने गए। उनका रहन सहन बहुत धनिकों जैसा था, बेटियों को फ्लाइट से इधर उधर आवागमन की वो सुविधा देते थे। उनके बेटियों के मित्र सहेलियाँ ये समझते थे कि बहुत धनी घर के, लेकिन सच ये था कि उनके घर में न फ्रिज था, न सोफ़ा सेट था और न म्यूजिक सिस्टम था। तो सूर्यबाला जी ने लिखा है कि जब फ्रिज खरीदने गए लेकिन वापस आए तो बहुत सारी किताबें खरीद के ले आए। तो ये बहुत घर में भी लेकिन उसका स्वागत हुआ। बेटियां टूट पड़ी किताबों पर कि ये किताबें मुझे चाहिए। इरफाना जी ने अपनी पसंद की किताबें ढूंढी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, जैसे कि उन्होंने श्रीलाल शुक्ल के बारे में उसमें लिखा है कि राग दरबारी व्यंग का रामचरितमानस है, उसको संज्ञा दी है उन्होंने। कमलेश्वर जी का भी जिक्र किया गया है। एक इसमें मुझे और एक ये पता चला है इस पुस्तक से, वो ये है कि क्या सूर्यबाला जी क्या हैं असल में। सूर्यबाला जी पहले क्या हैं। एक उपन्यासकार की उनकी छवि है,
एक कथाकार की उनकी छवि है, संस्मरण लेखक की है, व्यंग्यकार की है। असल में शुरुआत सूरी बालाजी की व्यंग्य से ही हुई है। वो पहले व्यंग्यकार हैं। वो इसलिए व्यंग्यकार हैं, ये स्थापना मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी इस कृति से पता चल रहा है। उन्होंने सबसे पहले एक व्यंग्यात्मक लिखा था कमलेश्वर जी को, जिसका भी जिक्र भी किया गया है, और उसके आधार पर ही जो व्यंग्यात्मक पत्र था वो, और कमलेश्वर जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि आप मुझे तमाम अपनी रचनाएं मुझे भेजिए। उसके बाद फिर जिज्जी जैसी कहानी का चयन किया और उन्होंने उसको प्रकाशित किया। और एक जो मन्नू जी के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उसमें एक पंक्ति उन्होंने राजेंद्र यादव जी को भी उसमें उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। किस तरह से एक पुरुष सामंतवादी सोच वो रखते थे, मन्नू जी के बारे में लिखा है। उसमें एक पंक्ति उन्होंने बहुत कमाल की लिखी है कि ईश्वर को धन्यवाद कि उसने मुझे किसी कलाकार या रचनाकार की पत्नी नहीं बनाया। उन्होंने मन्नू जी को देख के और राजेंद्र यादव जी का बर्ताव देख के ये लिखा है कि ईश्वर को धन्यवाद कि उसने मुझे किसी कलाकार या रचनाकार की पत्नी नहीं बनाया। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय कम है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। व्यास सम्मान इस बार सूरी बालाजी को उनके नाम पर घोषणा हुई है, जो मिलने जा रहा है, कुछ ही दिनों में मिलेगा। आप उनका स्वागत कीजिए। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, मैं उसकी आखिरी 3 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि सूरी बालाजी किस कद की रचनाकार हैं, आपको अंदाजा लगेगा इससे। ये पंक्तियां हैं, आखिरी पंक्तियां हैं उपन्यास की। इस पूरे विश्व में हम कहीं रहें, किसी जाति धर्म वर्ण के नाम से क्या फर्क पड़ता है, सिवा इसके कि हम कितने मनुष्य बने रह पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अचानक मुझे जिम्मेदारी अतुल जी ने सौंप दी है, तो मेरे पास कोई क्रम नहीं है, तो मैं चित्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। चित्रा जी को आप जानते हैं, अधिवक्ता हैं, उसके अलावा बहुत अच्छी कवित्री हैं। मुंबई के कवि समाज का प्रतिनिधित्व एक वह भी करती हैं, कई कृतियाँ आ चुकी हैं, और उनकी सक्रियता साहित्य में आह्लादित करती है। इसी के साथ चित्रा जी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मंच और माननीय सभागृह में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज विशेष दिवस है। सबसे पहले दामिनी भारती जी की स्मृति को नमन। हम सब उनके शिष्य हैं और वाणी प्रकाशन को विशेष रूप से आभार कि उन्होंने मुंबई चुना भारती जी की जन्म शताब्दी के लिए, क्योंकि उनकी कर्म भूमि भी मुंबई ही रहा। इलाहाबाद रहा कुछ इस तरह, लेकिन ज़्यादा वक्त उन्होंने और ज़्यादा लेखन उन्होंने यहीं पर किया। धर्मयुग से जिसका हम सबसे साहित्य से परिचय जो कराया, मेरे लिए ये विशेष दिवस इसलिए भी है, मैं साक्षी हूँ एक नई बेटी के जन्म का, यादों के शिलालेख। सूर्य बालाजी स्वघोषित शिष्या हैं भारती जी की, और मैं इन दोनों की शिष्या हूँ, तो ये शिष्या दिवस भी है मेरे लिए। लगभग 48 साल पहले मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में धर्मयुग ने मेरे संधि पत्र, भावुक हो जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये एक पाठिका के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा मैं समृद्ध नहीं हो सकती कि जिस संपादक को मैंने पढ़ा और जिस संपादक ने मुझे पूरे साहित्य जगत का एक झरोका दिखाया, और उसमें सूर्य बालाजी के मेरे संधि पत्र, उनकी किताब के लोकार्पण के वक्त मैं उपस्थित रहूं और मेरी किताब का वो लोकार्पण करें,
इससे बड़ा सम्मान किसी पाठिका का नहीं हो सकता। तो इसके लिए वाणी प्रकाशन का बहुत बहुत आभार कि ये इस मंच पर मैं ये उपस्थित रहूं कि जब इस कन्या का जन्म है, आज मुँह दिखाई है। और सूर्य बालाजी की हम लोगों ने कविताएं तो मैं नहीं कहूँगी बहुत पढ़ी हैं, पर कुछ सुनी है जो इनकी प्रारंभिक कविताएं रही हैं। कहानियाँ, उपन्यास, लेख, व्यंग हर विधा में लिखा है। लेकिन ये विधा, संस्मरण विधा, जो कहते हैं 1907 में लगभग पहला संस्मरण आया था, तो लगभग 188 जितने भी वर्ष हुए हों, लगातार, क्योंकि मेरी ये सबसे प्रिय विधा है और मुझे लगता है कि आप क्या जैसा जीवन जीते हैं और किस तरह के लोग आपको प्रभावित करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके भीतर पैठ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा लिख के लाई थी, लेकिन मैं नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इस किताब में क्या है। मैंने पढ़ी है इस किताब को। इसमें किस किस के बारे में लिखा गया है, जहाँ तक रचनाकारों का सवाल है, मनु भंडारी जी हैं। बहुत अच्छा संस्मरण भीष्म साहनी पर है और धार्मिक भारती पर तो है ही, कमलेश्वर पर है, जो कि इनके शुरुआती लेखन के बहुत उन्होंने हाथ पकड़ के, जिन्हें सारिका में उनकी पहली जो कहानी छपी थी। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मैं भावुक हुई, रुकी जिज्जी पर, बड़ी अम्मा पर, बनारस पर, इनकी गली में और दादा पर। जो लोग हमें हमारे कठिन समय में कहीं ना कहीं हमारा हाथ थामते हैं और जिस शहर में हम होते हैं, उस शहर की जड़ें, उसकी मिट्टी हम अपने पल्लू से बांध के रखते हैं। और एक जगह इन्होंने कहा है कि मैं अतीत जीवी हूँ। हर संवेदनशील व्यक्ति अतीत जीवी होता है, क्योंकि वहाँ से वो शक्ति उसे मिलती है। संवेदित मन है, क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ के ना देखें, अगर हम उन लोगों को भूल जाएं, उन जगहों को भूल जाएं जिन्होंने हमें गढ़ा है, रचा है, हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम मनुष्य नहीं हैं, हम संवेदनशील लेखक नहीं हैं। जिज्जी के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं, कैसे वो उनसे बड़ी थी 6-6.5 साल, और कैसे उनसे वो हमेशा प्रभावित रही। लेकिन सिर्फ एक दादाजी के बारे में, जो गुप्त जी आज पत्रिका कबीर चौरा पे ये कैसे जाती हैं उस छोटी सी उम्र में, तब वो किशोर वय की हैं और अपनी रचनाएं वहाँ देती हैं, और ताउम्र कैसे उनसे जुड़ी रही हैं। उन लोगों को याद करना सबसे बड़ी बात सूर्य बालाजी के लेखन में और व्यक्तित्व में सकारात्मकता है। कहीं कड़वाहट, खारापन आपको नहीं मिलेगा, ना उनके लेखन में, ना उनके व्यक्तित्व में, क्योंकि आप जैसे होते हैं आपका लेखन वैसा ही होता है। इन्होंने बहुत श्रद्धा से याद किया है दादा को, और कितने ही लोगों को याद किया, अपने शहर को, बनारस की उस गली को याद किया है जहां इन्होंने इतने साल बिताए हैं। बड़ी अम्मा को याद किया है। समय कम है, मैं जानती हूँ, इसलिए अपनी बात यहीं पर समाप्त करूँगी कि ये भावुकता हमारे लेखन को जिंदा रखती है, हमें जिंदा रखती है, ये संवेदना। और मुझे गर्व है कि मैं इस तरह के लेखकों की पाठिका रही, जिन्होंने मुझे अदृश्य रूप से गढ़ा है, रचा है, और मैं उन सब के प्रति नतमस्तक होकर और इस मंच से आभार व्यक्त करती हूँ, विशेष रूप से सूर्य बालाजी का और धर्मवीर भारती जी का। भारती जी के अंधा युग और कनुप्रिया मेरे सिरहाने रहती थी। बहुत बाद में मैंने उनका बहुत गद्य पढ़ा, युद्ध यात्राएं पढ़ी। शब्दिता मेरी उनकी आज सबसे ज़्यादा पसंदीदा किताब शब्दिता है, जो उन्होंने अंत में लिखी है। तो इन सब के प्रति, इनकी स्मृतियों को, जिन्होंने भी भारती जी को पढ़ा है, वो सब जानते हैं कि उनका लेखन कितना समृद्ध हम लोगों को किया है, उनके धर्मयुग ने किया है। एक बार फिर से यादों के शिलालेख के लिए बधाई, बहुत बहुत, और ये मेरी हमेशा प्रिय बेटी रहेगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत आदर के साथ मैं मैडम को बुलाऊंगा, सुदर्शना द्विवेदी जी को, और धर्मयुग में सहायक संपादक रही हैं सुदर्शना जी। बहुत सारी रचनाएं छपने से पहले उनके आंखों से गुजरी हैं सूर्य बालाजी की,
पुरानी मित्रता है और इस पुस्तक पर निसंदेह वो अपनी महत्वपूर्ण बात रखेंगे। हेलो। भारती जी की जन्म शती के समारोह के लिए सबसे पहले मैं अरुण माहेश्वरी जी और अदिति माहेश्वरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। धार्मिक वालों के लिए ये एक बहुत ही सुखद अवसर है और यह अवसर उन्होंने मुंबई में हमें प्रदान किया, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। इस जन्म शती में बहुत कुछ हो रहा है। किताबें आ रही हैं, किताबें जो ख़त्म होती जा रही हैं, किताबें जो पढ़ी जानी चाहिए, किताबें जो बिकनी चाहिए, किताबें जो ख़रीदी जानी चाहिए। और उन किताबों की कड़ी में एक बहुत खूबसूरत किताब जो आपके सामने आने वाली है वो है यादों के शिलालेख डॉक्टर सूर्यबाला की। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं इन दोनों चीज़ों से आज यहाँ जुड़ पाई हूँ। यादों के शिलालेख के बारे में बोलूँ इससे पहले मैं दो शब्द शब्दिता के बारे में कहना चाहूँगी। 1996 में हमने एक स्तंभ शुरू किया था धर्मयुग में, शब्दिता। शब्दिता जब लिखते थे भारती जी तो उसे पढ़ने के बाद हमेशा मैं उनसे कहती थी कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, और वो हंस के कहते थे सुदर्शना अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि भारती जी बहुत अचानक और बहुत जल्दी चले गए। उनके पास बहुत कुछ था देने के लिए, लेकिन जितना उन्होंने दिया शब्दिता में, उनकी यादें, उनके संस्मरण, उनका सोच, वो एक पुस्तक रूप में आया है। इसका मुझे बहुत प्रसन्नता है। इसके लिए फिर से आभार प्रकाशकों का, और मैं चाहूँगी कि आप खरीदें और पढ़ें अपने लेखकों को जानने के लिए। यादों के शिलालेख में क्या है ये बहुत अच्छी तरह मुझसे पहले के सारे वक्ताओं ने आपको बता दिया है। मेरी इच्छा आपको किताब के अंदर क्या है ये बताने की नहीं है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप किताब खरीदें और पढ़ें, क्योंकि किताब छपने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है अगर किताब पहले ही आपके पास पहुँच जाती है। मैंने किताब पूरी पढ़ी, PDF से पढ़ी और अच्छी तरह पढ़ी, और मुझे जो इसमें चीज़ सबसे अच्छी लगी है वो इसमें सूर्यबाला हैं। सूर्यबाला एक समूची स्त्री हैं, गौरवशालिनी, दृढ़, प्रेमिल और कोमल। ये सारे गुण इस उनकी कहानियों में आते हैं, उनके संस्मरणों में आते हैं, उनके लिखे हुए हर वाक्य में आते हैं। जिस तरह उन्होंने शिद्दत से अपने शहर को याद किया है, जिस तरह वो वहाँ के गली कूचों में घूमी हैं, जिस तरह वो दौड़ती हुई कॉलेज के गलियारों में गई हैं, जिस तरह वो दादा को याद करती हैं, जिज्जी को याद करती हैं, बड़ी अम्मा को याद करती हैं, वो सब मेरे दिल को छू गया। और वो पूरे बारजे पर चढ़कर जो बारातें देखने का दृश्य, मैं और सूर्यबाला जी लगभग एक ही आयु के हैं, 2-1 साल का फ़र्क है, तो वो सब हमने भी देखा है, हमने भी महसूस किया है, और आप खरीद के पढ़ेंगे तो आप भी महसूस करेंगे। उन्होंने एक रचना ही नहीं की है, उन्होंने आपके लिए एक दुनिया रची है। वो दुनिया जिससे आपका परिचय नहीं है, आप में से अधिकांश का परिचय नहीं है। एक पूरी पीढ़ी है जिसे आप जानते नहीं, एक पूरी पीढ़ी है जिसका रहना आप नहीं जानते, एक पूरी पीढ़ी है रचनाकारों की जिसके बारे में आप नहीं जानते। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप उन लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी किताबें आपने दूर से देखी हैं या उनके नाम सुने हैं।
उन्हें जानने के लिए इस किताब का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि वो कितनी मेहनत करते थे, वो कितने अभावों में रहते थे और फिर भी खुश रहते थे, और वो पूरा कालखंड क्या था। बहुत पहले एक बार मैं पुरी से, भुवनेश्वर से पुरी की यात्रा पर गई थी और रास्ते में मैंने कलिंग का वह शिलालेख देखा था जो अशोक ने युद्ध के बाद खुदवाया था। वो भाषा मुझे नहीं आती थी, सिर्फ वो पत्थर और उस पर लिखा हुआ दिख रहा था, लेकिन उस पत्थर को देखकर मुझे कलिंग का युद्ध, वो रक्तपात, अशोक का पश्चाताप, उसके आंसू और उसका बदलाव सब उसमें से सुनाई दे रहा था। शिलालेख एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ये शिलालेख हैं सूर्यबाला के, ये सिर्फ यादें नहीं हैं। और शिलालेख पढ़े जाने चाहिए, समझे जाने चाहिए, अपने दिल में अंदर तक उतारे जाने चाहिए। अगर 8 दशकों की सूर्यबाला की जीवन यात्रा को आप उनके साथ साथ जीना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उन कालजयी रचनाकारों को। आज तो कालजयी एक ऐसा शब्द हो गया है कि कोई एक कहानी लिखता है तो वो कालजयी हो जाती है, पर जब सचमुच कालजयी रचनाकार होते थे, विष्णु प्रभाकर, जिनकी आवारा मसीहा रंगून जाकर बरसों उन्होंने मेहनत करके लिखी थी और उसके लिए उन्हें कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला था। 80-80, 90-90 वर्ष की आयु तक वो रचनाकार काम करते थे। अमृतलाल नागर, जिनकी जर्जर हवेली खड़ी है इस इंतजार में कि कोई आए और इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे। मैथिली शरण गुप्त, जिनके दरवाजे पर घास उगी हुई है। हमारे यहाँ रचनाकारों की कदर नहीं है। यहाँ बैठे हुए लोग हिंदी प्रेमी अवश्य होंगे, रचनाधर्मी भी होंगे, इसलिए आपसे आशा करूंगी कि कृपया इस किताब को एक बार खरीदें, पढ़ें और गुनें और सोचें कि कितनी मेहनत, कितना खून, कितने आंसू, कितना पसीना लगा है, तब आज हिंदी वहां पहुंची है जहां वो है। ये मेरा आपसे आग्रह भी है, अनुरोध भी है, और आप में से अधिकांश से बड़ी होने के कारण आदेश भी है। बहुत बहुत बधाई सूर्यबाला जी, आप बहुत अच्छा लिखती हैं हमेशा, लेकिन इस यादों के शिलालेख के लिए मैं ही नहीं, ये पूरी पीढ़ी आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद। जो कई मामलों में अतुलनीय हैं, नाटककार हैं, पटकथा लेखक हैं और 3 इडियट्स जैसी फिल्म में बहुत छोटी भूमिका निभाकर सर्वाधिक चर्चा पाने वाले हैं, ऐसे अतुल जी को माइक सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हरी मृदुल जी। मित्रों, मेरा इसरार था कि मैं यहाँ नहीं बोलूँगा और हरी मृदुल जी का आग्रह था कि नहीं आप बैठे हैं, क्योंकि कुर्सी आपने ऑक्यूपाई की तो आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा। आज सुबह आपको याद होगा मैंने अटल जी को भी याद किया था, क्योंकि अटल जी और धर्मवीर भारती जी एक ही तारीख को, एक ही दिन, एक ही वर्ष में 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुए थे। तो मैं फिर अटल जी को याद करूँगा। अटल जी बहुत साहित्यिक व्यक्ति थे और उनके पास बहुत से लोग आते थे कि भाई हमारा पुस्तक विमोचन है, आप आइए और इस पर कुछ बोल दीजिए पुस्तक पे आप भी। वो जाते थे, पढ़ते थे किताब पहले, फिर जाते थे और फिर बोलते थे। फिर जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो ऐसे लोगों की और लाइन लगने लगी, और उसमें खास करके बड़े बड़े अफसर और नेता होते थे। अब IAS को भी तो किताब लिखनी होती है, भाई क्या करे बेचारा, और उसका फिर कौन करेगा उसका अनावरण। प्रधानमंत्री से कम तो किसी को मानता ही नहीं है जो IAS होता है, तो या मंत्री लोग या दूसरे लोग या उनकी पार्टी के लोग। तो अटल जी कहते थे भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ किताब, इस समय वक्त नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, तो मुझे मत बुलाइए। अरे सर आप आ जाइए, किसको पता है आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो जाते थे और साफ साफ कह देते कि भाई मैं इसका अनावरण कर रहा हूँ लेकिन मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं है। फिर एक दिन विजय कुमार गोयल जी, जिनका आप सब नाम जानते होंगे, जो चांदनी चौक से बहुत 3-4 बार MP रहे भारतीय जनता पार्टी के,
और उन्होंने चांदनी चौक को रिनोवेट करने का बहुत अच्छा काम किया और उनकी अपनी हवेली भी भाई वहाँ पे। तो वो एक दिन अटल जी के पास आ गए कि अटल जी, मैंने चांदनी चौक पे किताब लिखी है और आपको आकर के इसका अनावरण करना है, इसका लोकार्पण करना है। तो अटल जी ने कहा क्योंकि देखो आजकल मैं बिना पढ़ी किताबों पे बोल देता हूँ और अनावरण कर देता हूँ, तो वो तो मैं कर देता, लेकिन जीवन में पहली बार मैं एक ऐसी किताब का अनावरण करने जा रहा हूँ जिसको लेखक ने भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि उन्होंने नेचुरली किसी अपने चेले से, किसी पीएचडी के स्टूडेंट से लिखवाई होगी वो किताब चांदनी चौक पे। तो हरि मृदुल जी, मैं ये पाप नहीं करना चाहता हूँ कि जब तक ये पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है उस पर मैं कुछ बोलूँ, ये मैं पाप नहीं करूँगा और मुझे प्लीज़ क्षमा करें। और जब मैं पढ़ लूँगा तब मैं जा करके अपने विचार जो है वो चेंबूर जाके बताया आऊँगा। थैंक यू। कभी मुंबई को हम मंटो के नाम से जानते थे, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के नाम से जानते थे, कृष्ण चंद्र जी के नाम से जानते थे, अली सरदार जाफरी जी के नाम से जानते थे, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी के नाम से जानते थे। आज हम मुंबई को सूर्यबाला जी के नाम से जानते हैं। ऐसी अनूठी लेखिका सूर्यबाला जी से मैं आग्रह करता हूँ, अपने मन में कुछ घुमड़ रही हैं आपकी बातें हमसे शेयर करें। भारती जी की जन्मशती बहुत बड़ा महोत्सव है, सदी का महोत्सव है। हम सब भावुक हैं। हरि ने, हरीश जी ने, सब ने, सुदर्शना ने और चित्रा ने, यहाँ बैठे अतुल जी, हम सब वही महसूस कर रहे हैं। और सचमुच हम लोग वाणी प्रकाशन समूह के, अरुण जी के, आदिति के, इनके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आभार है इनका कि ये यहाँ पर अभी शाम को पुष्पा जी भी रहेंगी, हमारी अपनी पुष्पा जी की उपस्थिति में और हम सब मुंबई वालों के साक्ष्य में हम यहाँ भारती जी की जन्मशती मनाएंगे। तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा आभार वाणी प्रकाशन समूह का। और यहाँ जितने लोगों ने अभी मेरी पुस्तक पर बोला है, मैं सच बता रही हूँ कि मेरी स्थिति वहाँ मंच पर बैठे हुए बिल्कुल सुदामा की थी, जब सुदामा कृष्ण के यहाँ गए थे और कृष्ण संगमरमर के आसन पर बिठाकर उनका पैर धो रहे थे, वो फिसले जा रहे थे। जो मेरे माँ बाप आपस में आंखों में आंसू भर के नरोत्तम दास का सुदामा चरित सुनाए करते थे कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नानन के जल से पग धोयो। मुझे लग रहा था कि इतना सब ये पहले ये लोग जिस सूर्यबाला के लिए बोल रहे हैं, वो सूर्यबाला को मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी। सचमुच आपसे बता रही हूँ, इसमें ज़रा भी कोई विनम्रता नहीं है, सहजता नहीं है। और अपने को एक चीज़ ज़रूर मुझे अभी तक एक बहुत ही अनमोल वाक्य अभी विश्वनाथ जी ने, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, कभी उन्होंने मुझे नवनीत के लिए कोई दिया लिखने के लिए, मैं नहीं देख पाई थी, दिए हुए समय पर पूरा करने की कोशिश करती हूँ। विश्वनाथ जी नहीं लिख रहा है, बहुत ख़राब, नहीं अच्छा हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, नहीं दे सकती। तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि देखिए आप खराब नहीं लिख सकती। उस एक वाक्य ने उनके मुझे एक बहुत ही ज़रूरी सहारा दिया। तो ये हरि मृदुल जी ने और हरीश जी ने बहुत सही बात कही कि हाँ, अब मुझे सुनते हुए लगा कि सचमुच जो नई जनरेशन है, हमारे बहुत बाद की जो पीढ़ी है, उससे हमारे पहले की पीढ़ी बहुत कुछ अनायास हमारे अंदर है। वो विरासतें क्या हैं जो हमारे अंदर हमें बहुत कुछ देती चली जाती है। हमारे पास हमारी वो बस अंजलि हो कि हम उनको रोक पाएँ। तो ये जो यादों के शिलालेख, मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसे ही भेज दिया था, अमेरिका जा रही थी, मैंने कहा कि ये इतने दिन के कब के लिखे हुए ये संस्मरण है, इन्हें मैं ऐसे ही भेज देती हूँ, अरुण जी बस देख लीजिएगा इसमें कुछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं तो नहीं। ऐसे करके मैंने अपने टाइपिस्ट से कहा कि ये सारा PDF उनके पास वाणी प्रकाशन को भेज दो। मैंने कभी नहीं सोचा था
वो इतने खूबसूरत तरीके से इस तरह से आज, और अदिति से तो किसी काम को कहने का मतलब है काम का हो जाना। तो अदिति ने लिया। और एक बात और आपको बताऊं कि इसका आवरण मेरे पास जब आया, ज़्यादातर तो मैं कुछ उतनी समझ नहीं है मुझे, मैं मानती हूँ, तो मैंने इतना ही देखा और मैंने अंदाज से कहा कि बहुत संकोच से लिखा कि अदिति, इसमें जो जिस स्त्री का बड़ा रेखा चित्र बना है वो बड़ी जैसे घर के काम में लगी स्त्री लग रही है, जबकि इसके आवरण पर वो घर के काम में लगी हुई स्त्री नहीं, बल्कि वो दूर देखती हुई स्त्री है जो अपने जो चल रही है और लिखना चाह रही है। तुरंत 2 दिन बाद ही मेरे पास बिल्कुल ठीक जैसा मेरी कल्पना का आवरण था वो आवरण मेरे सामने था। इसके लिए तो मैं अदिति की फिर से बहुत कृतज्ञ हूँ। और ये भी बताऊँ कि ये जो मैंने लिखा है ये संस्मरण, ये सोच के नहीं लिखा है बिल्कुल कि मैं संस्मरणों पर भी लिखूं। जैसे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं साक्षात्कारों में कि मैडम आपकी प्रमुख विधा क्या है, व्यंग्य है कि उपन्यास है कि कहानी है। ये मैंने अपने जो कहते हैं, जिसको मैं एकलव्य कहती हूँ, जिसका मैं अपने आप को भारती जी से सीखा। जो लिखना है वो लिखेंगे, जैसा लिखना है वो लिखेंगे, जब जो जिस चीज़ का आवेग होगा, मन होगा, वो लिखेंगे। तो मैंने ये संस्मरण भी वैसे ही लिखे। हरीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कहानी की तरह ही लिखे, कभी नहीं कि हाँ ये बड़े व्यक्ति हैं इनके पास चलूँ और मैं लूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो ये शिलालेख वाली बात अतुल जी ने कही और चित्रा ने कही, यही कि अनायास खुद गई और रह गई तो लिखती चली गई। जैसे भीष्म जी का ये कहना कि मैं दिल्ली गई हूँ और अचानक आया कि खाली हूँ तो मैं भीष्म जी को देखूं, तमस के कथाकार भीष्म जी को देखूं, भीष्म जी से चलूं। ये तो मैं कभी बड़े कहानीकारों के पास या बड़े महान लोगों के पास नहीं जाती हूँ, सामान्य लोगों के बीच रहती हूँ, उनके साथ जाती हूँ। कभी कभी महान लोग पास से उतने महान नहीं दिखते हैं तो दुख होता है, और हम उन्हें महान ही देखते रहना चाहते हैं। तो भीष्म जी को मैंने फ़ोन किया कि भीष्म जी, मैं सूर्यबाला, हाँ सूर्यबाला जी, मैंने कहा कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, दिल्ली आई हूँ। तो हाँ ज़रूर आइए, अवश्य आइए। वे कब आ रही हैं? तो मैं, शीला भी आपसे मिलना चाहती है, शीला भी आपसे मिलना चाहती है, शीला उनकी पत्नी। मैंने कहा कि बहुत संकोच है कि इस ठंड में मेरे पास सिर्फ सुबह का समय, जब मेरा बेटा ऑफिस जाएगा तो आपके पास छोड़ता, उतने सुबह आपको कोई और ज़रूरी काम हो। भीष्म का एक छोटा सा वाक्य था, इस समय सबसे ज़रूरी काम यही है, आप आइए। इतने बड़े कथाकार, तमस आ गई, उसके बाद उसकी मूवी आई और वो कह रहा कि आप कभी भी आइए, सबसे ज़रूरी काम यही है। तो वो शिलालेख थे कि ऐसा हमें होना चाहिए। ये सोचा नहीं, प्रत्यक्ष सीखा नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये खुद किया। तो कभी कभी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आप इतनी, वो जो कहा लोगों ने कि सहज कैसे हैं, विनम्र कैसे, क्या, तो ये सब लिया है। भारती जी ने एक बार कहा था, भारती जी ने आखिरवीं विधा जिसका जिक्र किया लोगों ने, कि जब पुष्पा जी ने कहा कि सूर्यबाला तुम्हारी कहानी मैं पढ़ते पढ़ते बहुत रोई भाई, बहुत रोई, तो भारती जी ने उनके हाथ से फ़ोन लेकर कहा, कहाँ से लाई ये भाषा? मुझे इतनी छोटी सी बात, कहाँ से लाई ये भाषा? और मुझे जवाब सूझा था कि आप पूछ रहे हैं, ये आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से लाई ये भाषा। और कनु प्रिया जो मेरी बहुत प्रिय पुस्तक है, अंधा युग तो पढ़िए, तो आप पढ़ते जो ये चीज़ें जो हैं इतिहास के बड़े बड़े प्रश्नों को उठाने वाली, ऐसे ऐसे लोग जब आपके सामने इतनी सहजता से, इतनी खिलखिला के हंसते हुए, इतने वत्सल भाव से, इतनी संजीदगी से आपके सामने आएंगे, तो आपके अंदर तो शिलालेख खुदेंगे ही। और अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये आप लोग के पास ला पाई, और इसका भी श्रेय धर्मी को ही जाता है। धर्मी शरद जी पर जो मैंने लिखा है, जो हरीश ने कहा कुछ भी नहीं है घर में, तो इरफाना जी इतने मज़े से बता रही हैं कि शरद जी के बाद मैं गई थी उनके घर में
कि ये हुआ सूर्यवाला जी, हमारे घर में ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि क्या है। एक दिन हुआ कि अरे हमारे घर में ना सोफ़ा है, ना फ्रिज है, ना ये है, तो ये सब भी लाना चाहिए भाई। हाँ लाना चाहिए, चलो चलते हैं, लाना चाहिए। शरद जी कभी अपनी बेटियों को ना नहीं करते थे। गए बड़े उससे पैसे वैसे ले करके, बहुत देर बाद शाम को एक बड़ा सा गट्ठर किताबों का लेकर लौटे। वो सुन के मैं सन्न रह गई थी। आज के समय में, ये आज से सिर्फ तो कुछ वर्षों पहले की बात थी, जब ये समय, तब तेज रफ्तारी समय, ये यंत्र समय, ये समय हमारे बीच आ चुका था, जब प्रतिस्पर्धा की सुविधाओं की का अंबार लगने लगा था, लोग एक दूसरे को रौंद कर आगे बढ़ने लगे थे। उस समय शरद जी की बेटियां पुस्तकें देखकर इतनी खुश हैं, शरद जी, वो लोग टूट पड़े किताबों पर। तो ऐसे भी लोग हैं। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको ये स्त्रियां कहाँ मिली, आपको ये स्त्री पात्र कहाँ मिले। एक तो ये कि आपको शिवा कभी मिले मेरे संधि पत्र की, तो उन्हें मेरा प्रणाम दीजिएगा। तो अपने किसी स्त्री चरित्र के लिए प्रणाम मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो उसका पूरा श्रेय भारती जी को जाता है। उन्होंने शिवा को घर तक पहुंचाया, घर तक पहुंचाया। नहीं तो आप लोगों में बताऊं, ये मैं बाद में भी कहूंगी शाम को पुष्पा जी की उपस्थिति में, कि 2.5 बरस लिखते हुआ था, 2.25 वर्ष मुझे लिखते हुआ था। इतना बड़ा दुस्साहस कि मैं अपना पहला लिखा उपन्यास धर्मयुग कार्यालय को दे आई। भारती जी तक जाने की तो कोई प्रश्न ही नहीं था। और मनोहर सरल जी ने मुझसे कहा, सरल जी को दे आई थी, कि मुझे तो आपका उपन्यास बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंतिम निर्णय डॉक्टर साहब का है। अंतिम निर्णय डॉक्टर साहब का, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम नहीं कह सकते। अच्छा हो आप मिले। मैंने कहा मैं उनसे मिलूं? नहीं। अरे इतनी दूर से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताए आज के जनरेशन के लोग, ये टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय तीर्थ हुआ करता था, मुंबई का लेखकों का तीर्थ, हर भाषा का लेखक चला आ रहा है। तो उसमें चिट भेजी गई और अंदर से बुलावा भी आ गया, और अकेले तो जाने की हिम्मत नहीं थी। पति को साथ लेकर हाथ पकड़ कर गई, और आगे पति, पीछे मैं, और भारती जी मिले भी ठीक उसी तरह। तपाक से उठे, हाथ में सिगार, आंखों पे काला चश्मा, लाल साहब से हाथ मिला रहे हैं, पति से हाथ मिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, मेरी भी नमस्ते का जवाब, बैठे। पूरे समय सिर्फ पति से बात हो रही है। उपन्यास मेरा है, लेखिका मैं हूँ, आई मैं हूँ आपसे बात कर। और बात सिर्फ, हाँ, कारपोरेट सेक्टर की बात हो रही है, और मल्टीनेशनल की बात हो रही है, शिप की बात हो रही है। जब चलो इतनी देर बैठना है, उठते हैं, जब उठने लगे तब मेरी तरफ नज़र पलटी, सिगार पीछे हुआ। आपका उपन्यास मुझे अच्छा लगा, एक शब्द राई रत्ती तौल कर, इसे मैं नहीं, मतलब धर्मयुग देगा, इसे हम धर्मयुग के धारावाहिक देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ, देखिए नए लेखक को कितना सा, बस इतना सा किया, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसके अंतिम अध्याय को आप एक बार और तराश ले जाए। मेरी तो उठी हुई, जो उछली हुई चीज़ है, वो नीचे डूब गई। अब क्या होगा? ये तो अटक गए, त्रिशंकु हो गए। तो सूझ गया जवाब। हिम्मत करके कहा कि लेकिन मान लीजिए मैं आपकी अपेक्षा अनुसार न तराश पाई तो हम इसे ऐसे ही छापेंगे। और इसके बाद जो ठहाका लगाया, जो हंसी है, वो हंसी भी, उस हंसी का भी एक शिलालेख मेरे अंदर है, और वो हमेशा बना रहेगा। और एक बस चीज़ और समय के पहले कह दूं कि जो स्त्रियों को लेके कहा जाता है, इसमें जो चित्रा ने भी कहा, और हरि ने भी, सुदर्शना जी ने भी, हरीश ने भी, कि वो स्त्रियों को लेकर जो लोग कहते हैं कि ये स्त्रियां आज कहाँ चलेंगी। आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ, उन्हीं स्त्रियों की आज ज़रूरत है। इस आज के भटके हुए नारी विमर्श के बीच में आज वही स्त्रियां जो इस यादों के शिलालेख में हैं, 3 स्त्रियां, तीसरी को तो मैं नहीं लिख पाई, माँ पर नहीं लिख पाई, जो माँ से 11 साल बड़ी अम्मा, और मेरी अपने से 6 साल बड़ी जीजे पे लिखा है, जिन्होंने के 1 लाख रुपए, उनके पास 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं रहे होंगे, 1 लाख रुपए पड़ोसी ने मांगा,
दे दिया। लोगों ने खूब समझाया, समझदारी सिखाई, कोई समझदारी उनको नहीं सुननी थी। मैंने उनको दिया, उसको ज़रूरत थी। तो मैंने सीखा कि इन स्त्रियों ने किसी के सामने अपने शोषण की, अपने अन्याय की दुहाई नहीं दी, दुनिया से कोई न्याय नहीं चाहा, अपने विवेक से, अपनी समझ से न्याय किया, अपनी समझ से अपना जीवन बनाया, संवारा, पगडंडी तलाशी। तो मुझे लग रहा है अभी इतने वर्षों बाद कि नहीं, यही स्त्रियां, आज इन्हीं स्त्रियों की ज़रूरत है। जो चित्रा ने भी कहा कि ये भावुकता, ये निश्चलता, ये सरलता, ये सामान्यता, इसकी आज बहुत ज़रूरत है। हम थोड़े से नासमझ हो जाएं तो, और इन वेदाशील शिलालेखों के लिए फिर से मैं धन्यवाद दूंगी, आज की इस कार्यक्रम का भी, और यहाँ मुझे बुलाने का बहुत। मित्रों, जो 5 शब्दों में सुदर्शना जी ने डिस्क्राइब किया था सूर्यबाला जी को, उनमें आपने देखा कि वो विनम्रता, उन्होंने कोमलता शब्द कहा था, और विनम्रता कितनी है कि वो कह रही कि मैं जिस सूर्यबाला की यहाँ तारीफ हो रही है उसको तलाश रही हूँ। ऐसी विनम्रता, इतने कमाल की लेखनी को धारण करने वाली व्यक्ति में हो, शायद तभी कोई सूर्यबाला बनने का सपना देख सकता है। दोस्तों, मैं मंच पे उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।